नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गुरुजी भाऊ तोरसेकर सर। और भाऊ सर से चरण स्पर्श करके शुरुआत करूंगा, लेकिन उससे पहले आ, आप लोग बहुत अच्छा जो है सपोर्ट कर रहे हैं भाऊ के हिंदी और मराठी चैनल को, अभिषेक तिवारी शो को, जयपुर डायलॉग्स को, सबको अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। आ, धीरेन्द्र पुंडीर सर के भी चैनल को आप लोग लगातार, मैं कई बार बोल चुका हूं, सपोर्ट कीजिए। हमारे राष्ट्रवादी मित्रों में तो नहीं, वो हमारे गुरु टाइप के हैं, सीनियर है हमारे, और सीनियर का सपोर्ट बहुत आवश्यक है। और राष्ट्रवादियों का ये जो ग्रुप है, इस छोटे से ग्रुप को अगर आप लोग साथ लेकर के चलेंगे, जैसे प्रतिवाद, प्रतिपक्ष, अभिषेक तिवारी शो, ओमकार सर, जयपुर डायलॉग्स को लेके चला, तो हम नैरेटिव की लड़ाई और अच्छे से लड़ पाएंगे, इतना विश्वास दिलाता हूं। वैसे विश्वास तो नरेंद्र मोदी जी भी लगातार सदन के अंदर राहुल गांधी को दिलाने का प्रयास कर रहे हैं, मगर कुछ लोगों को विश्वास होता ही नहीं। पुरानी बात से शुरू करूंगा आज के एपिसोड को, उसके बाद एक्सपर्ट के रूप में भाऊ गुरु जी का संवाद सुनूंगा। एक बात पहले सुषमा जी को सुन लेते हैं। हम सांप्रदायिक अध्यक्ष जी, हम सांप्रदायिक हैं। हाँ, हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम वंदे मातरम गाने की वकालत करते हैं। हम सांप्रदायिक हैं क्योंकि हम राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान के लिए लड़ते हैं। ये 1996 का मैंने निकाला। अब मोदी जी को सुनते हैं, उसके बाद गुरु जी का ओपिनियन लेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना ने लखनऊ से 15 अक्टूबर 1937 को वंदे मातरम के विरुद्ध का नारा बुलंद किया। फिर कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को अपना सिंहासन डोलता दिखा। बजाय कि नेहरू जी मुस्लिम लीग के आधारहीन बयानों को तगड़ा जवाब देते, मुस्लिम लीग के बयानों की निंदा करते और वंदे मातरम के प्रति खुद की भी और कांग्रेस पार्टी की भी निष्ठा को प्रकट करते, लेकिन उन्होंने वंदे मातरम की ही पड़ताल शुरू कर दी। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। उस चिट्ठी में जिन्ना की भावना से नेहरू जी अपनी सहमति जताते हुए, ये जो उन्होंने सुभाष बाबू को लिखा है, वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। इसके बाद कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि 26 अक्टूबर से कांग्रेस कार्य समिति की एक बैठक कोलकाता में होगी, जिसमें वंदे मातरम के उपयोग की समीक्षा की जाएगी। हाँ गुरुजी, इस प्रकार से धुलाई सदन के अंदर कराने की जरूरत क्या थी? वंदे मातरम पे कुछ नहीं कहते तो सदन के बाहर जा सकती थी विपक्ष। इस प्रकार से डिबेट की जरूरत क्या थी इनको? ये तो और जी गुरुजी। एक बात, आप मैंने क्रिमिनोलॉजी बहुत पढ़ी है। क्रिमिनोलॉजी मैंने क्राइम कैसे पकड़ा जाता है, तो उसमें एक बात होती है हमेशा कि अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, आप स्ट्रांगली किसी को पकड़ नहीं सकते, उस पर कानूनन कार्रवाई नहीं कर सकते, तो सबूत के लिए उसकी ही मदद लो जो क्रिमिनल है। तो ऐसे वक्त में चालाक पुलिस अफसर क्या करता है, उसको बेसावत करने की कोशिश करता है। यानी झूठ मूठ किसी अभिषेक तिवारी को वगैरह पकड़ लो और बोलेगे इस मर्डर का आरोपी तो हमको मिल गया। तो जिसने असल में मर्डर किया है वो तो बोलता है तो चलो छूट गया, अब क्या छुपने की जरूरत है, अब क्या डरने की जरूरत है। वो बाहर आता है।
और उस क्रिमिनल एक मैंने एक्सपर्ट जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने वाले, उसकी किताब में उसने लिखा है कि अगर आप क्रिमिनल को बेसावत कर दो या उसका छोड़ दो तो वो सबूत लाके आपको सुपुर्द करता है, आपको दे देता है सबूत। तो ये तो आज चल रहा है वंदे मातरम। हम राष्ट्रवादी है, हम नेशनलिस्ट है, तो हम अपनी नजरिए से उसको देख रहे हैं। लेकिन मोदी जी राष्ट्रवादी होते होते पॉलिटिशियन भी है, जो हम नहीं है, हम पत्रकार हैं। तो मोदी जी इसमें कौन सी पॉलिटिकल चालाकी कर रहे हैं वो समझना जरूरी है। उस पर तो चर्चा कोई नहीं कर रहा है। हम सब एकदम छाती फुलाए वाह 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 वाह। अरे इसमें चालाकी ये देखो कि नेहरू के जो वारिस है उनको मैदान में लाकर छोड़ दिया है, मारो ये चूहा है साला, मारो। अब वो देखो ना, प्रियंका हो, सोनिया हो, राहुल हो, उनको बिल से बाहर निकाला है। अब देखो, और एक बात होती है, जब ये बात होती है तो सब पुरानी बातें रिपीट हो जाती है, उस पर डिबेट चल जाते हैं, उस पर वाद विवाद होता है, विमर्श होता है। अब हर कोई जो डिबेट कर रहा है वो अगर नेहरूवादी है तो उसको डिबेट नहीं जाना चाहिए। उसने माना भाई ठीक है उस वक्त गलती हो गई, अब तो हम 70 साल आगे आ गए, ये बोलना चाहिए। लेकिन मोदी जी जानते हैं इनको इरिटेट करो तो ये मैदान में कूद पड़ेंगे और अपने आप हमारे पिंजरे में, शिकंजे में चले आएंगे और आ गए जी। अब जितना इस पर चर्चा होगी उतने ज्यादा माइंड सेट बदलते जाते हैं। तो जो समझो बाहर नहीं लेकिन कंपाउंड पर बैठे, ना यहाँ है ना वहां है, उनके भी दिमाग चलते जाएगी कि भैया आप जीना की साइड क्यों ले रहे हो। ये तो उनके दिमाग में कीड़ा हो गया ना। बिल्कुल। राहुल को या कांग्रेस वालों को ठोका, इसकी खुशियां छोड़ दो, दिमाग ढंग से रखो कि मोदी जी, अमित शाह इसमें कौन सा पॉलिटिकल गेम खेल रहे। अब जहां देखो अवध में ही, जो अवध का उस वक्त का बादशाह था वो तो जिन्ना का कोई फाइनेंसर वगैरह था जी। तो वही अवध में ही राम मंदिर खड़ा हो गया ना, राम मंदिर खड़ा हो गया, ध्वजा फहराई गई है और उसके बाद वंदे मातरम पर चर्चा हो रही है। तो ये सब बातें समझना जरूरी है। अब मैकॉले का नाम लिया, अरे मैकॉले का ही नाम लेंगे क्योंकि ये मुगलों की पूजा करने वाली मैकॉले की औलाद है, ये तो चर्चा का विषय होना चाहिए। और कितनी चालाकी से ये विषय सामने लाकर रख दिया है कि जिस पर आपको चर्चा ही करनी नहीं है। 70 सालों पे इस बातों पर चर्चा तक नहीं होती थी, वो आम जनता के लिए चर्चा का विषय बना दिया है। तो ये असली पॉलिटिक्स है। और दूसरी बात, अभी कुछ महीनों में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं जी गुरु जी। बंगाल और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, समझे आप, वो देश भर की जब चर्चा होती है तो आपका भी दोस्त कोई बंगाली होगा तो आप उसका कान पकड़कर पूछेगा, बेशरम तुझे बंकिम चंद्र चटर्जी का अभिमान नहीं, बंगाली अस्मिता की बात करता है। और अगर बंकिम चंद्र चटर्जी का अवमान हुआ है तो तुझे शर्म नहीं आती, तुम बोलोगे जो बंगाली नहीं है। मैं अगर कोई बंगाली दोस्त है उसको पूछूंगा क्या है, देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्रता के आंदोलन से पहले का ये गीत है, आंदोलन की प्रेरणा बना हुआ गीत है। इस गीत को गाते गाते बहुत सारे स्वतंत्र सेनानी थे, उन्होंने लाठियां झेली है, छाती पर गोलियां झेली है, और हम पूरा देश उस पर अभिमान करता है। और तुम कैसे बंगाली हो, तुमको अपना उसमें अभिमान नहीं दिखाई देता, अपनी अस्मिता नहीं दिखाई देता। तो ये नाके पर लाके सब्जेक्ट रखा है कि भाई प्रसाद है, अपना अपना उठा के खाओ, समझा। इसको पॉलिटिक्स बोलते हैं। लेकिन मोदी जी पर कम्युनल आरोप होगा, मोदी को उसकी परवाह नहीं है।
हिंदुत्व का आरोप होगा, मोदी को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन मोदी चाहते इस पर चर्चा हो, और इसलिए चर्चा हो कि इससे सीधा सीधा पोलराइजेशन हो जाए कि क्या हम इस बंगाल को पाकिस्तान बनाने में हमारा हिस्सा है या नहीं है, क्या हमको वेस्ट बांग्लादेश होना है या वेस्ट बंगाल रहना है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इसीलिए तो ये मौका 150 साल पूरे हुए, वो सब दिखाने की बात है। पॉलिटिक्स में ये सब दिखाने की बातें होती है, लेकिन जो असली मकसद है वो आपके सामने रखा है कि एक जगह हम बांग्लादेशियों को वापस भेज रहे हैं, बांग्लादेशियों को ढूंढ ढूंढ कर निकाल रहे हैं, उनके आधार कार्ड वगैरह ढूंढ रहे, पकड़ रहे, जो कुछ हो रहा है उसी मौके पर एसआईआर चल रहा है। इसी मौके पर अगर जोर शोर से किसने बात करनी चाहिए, टीएमसी ने करनी चाहिए। टीएमसी के कितने लोग आवेशपूर्ण भाषण कर पाए, नहीं कर पाए। एक तो नेहरू हो तो ठीक है, प्रियंका बोली कितना 900 बार आपने नेहरू को गाली दी वगैरह वगैरह, अब उसको कोई कीमत नहीं देता क्योंकि नेहरू को कोई पहचानता नहीं। आपको याद होगा तो मोदी की जब पहली टर्म चल रही थी उस वक्त एक सर्वे आया था और मैंने उस पर आर्टिकल लिखा था, ये नेहरू पर अन्याय हो रहा है कि देश के जितने प्रधानमंत्री 10-12 कुछ हुए उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन है, तो मोदी जी टॉप पर थे, उसके बाद इंदिरा गांधी हो गई, अटल जी हो गए वगैरह वगैरह, और नेहरू का नंबर कुछ 8वां 7वां वगैरह था। तो मैंने बोला ये तो नेहरू पर अन्याय है। नेहरू को जानने वाली पीढ़ी बूढ़ी हो चुकी है, खत्म हो गई। कम से कम 70% लोगों के जन्म होने के पहले नेहरू चल बसे 64 में, और तुम 50 साल बाद 2014 में, यानी नेहरू प्रधानमंत्री पद से हट गए, मर गए, उसके 50 साल बाद मोदी जी आए, तो जिनके दिमाग में भी मोदी नहीं है, हमारे बाद यानी 64 साल के बाद जिसका जन्म हुआ उसको तो प्रधानमंत्री करके शास्त्री और इंदिरा जी मालूम होगी, बिल्कुल। तो बेचारे नेहरू पर वो अन्याय था। तो आज अगर बार बार ये नेहरू की, तो नेहरू के बारे में जो एक आभा थी वो खत्म हो चुकी है, और उसके बाद उसको विलन बनाने की कोशिश हो रही है, और ये पॉलिटिक्स है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि हम मोदी भक्त होकर मोदी की चालाकियां हमको उजागर करनी पड़ रही है, क्योंकि जो मोदी त्रस्त है, मोदी ग्रस्त है, वो तो उस पर नहीं बोल रहे। नहीं, मैं यही जानना चाहता हूं कि ये हमको नजर आ रही है। भाई हम लोग जब फोन पर भी गुरुजी बात कर रहे थे तो आपने मुझे बोला कि अभिषेक तुझे आइडिया है फॉरेनर और इमिग्रेशन बिल और ये सब, तो गुरुजी लगभग जब ये फॉरेनर इमिग्रेशन बिल बन रहा था तभी मैंने कहा कि मिशन पुशबैक का ये हिस्सा लगता है। फिर अब वंदे मातरम आ रहा है, तो अगर मैं विपक्ष का नेता होता तो मैं कहता इस पर चर्चा की क्या जरूरत है, आपने अमेंडमेंट कर दिया, पूरा गीत ला दिया, हम खुशी खुशी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि चर्चा होगी तो मैं और नंगा करूंगा, मेरे पूरे खानदान को नंगा करेंगे, ये पूरा 100 साल का हिस्ट्री का नंगा करेंगे ये लोग। ऐसे में सर ये जो पूरा बंगाल का पॉलिटिक्स है गुरुजी, हम थोड़ा पश्चिम बंगाल की तरफ चले, ये बंगाल और वंदे मातरम और पूरा बंगाल क्रांति का जिसको कह सकते हैं नायक, सारे क्रांतिकारी हमारे तो मुजफ्फरपुर में एक 16 वर्षीय क्रांतिकारी बलिदानी हो गए खुदीराम बोस जी, उन्होंने कहा वंदे मातरम का नारा लगाया और कहा एक बार विदा दे मां घुरे आशी, हंसी हंसी पोरबिन फांसी देख बिन भारतवासी, मतलब हंसते हंसते फांसी पे चढ़ जाएंगे, पूरे भारतवासी हमको देखेंगे, और मरते समय तक वंदे मातरम इन सब का नारा लगता रहा। ऐसे में सर ये जो पूरा बंगाल का पॉलिटिक्स है ये तो हिलने वाला है गुरुजी। बिल्कुल, देखो एक बात, हमारे मराठी में एक उक्ति है, खुंटा हलवून बळकट करणे। इसका मतलब क्या होता है, जमीन में जो खुटी मारी जाती है तो वो जितना गड्ढा मारा है उसमें डाल देते, उसके बाजू में मिट्टी छोटे छोटे पत्थर डाल देते, तो वो पक्का नहीं होता, वो हिला हिला के जो बची है जगह उधर भी मिट्टी जाकर पक्का होना चाहिए, इसलिए हिला हिला कर उसको पक्का कर देते।
तो पहले से ही हिंदुत्व और ये सब नेशनल राष्ट्रवाद वगैरह वगैरह चल रहा है, उसमें ये जो मामला उठाया गया वंदे मातरम, उसको खूंटी हिला हिला कर पक्का करना बोलते हैं। आप समझ रहे हो? ये समझना जरूरी है कि अब ये चर्चा हुई ना हुई, अब पार्लियामेंट, अब जो चर्चा कहाँ हुई पार्लियामेंट में, एक तो रिकॉर्ड में गई, वो हिस्ट्री में जाती है, कोई भी रिफर करेगा, रिसर्च करेगा, उसको मिलेगी। लेकिन दूसरी तरफ देश भर में और इंटरनेशनल लेवल पर अगर इसकी चर्चा होती है तो नेहरू के लिए ये क्यों बोला गया? अब आपको एक बोलता हूँ, ये कैसी चर्चा का मतलब क्या होता है। हमारे जो, मैं यहाँ पत्रकार बना, मराठा नाम का पेपर था, उसके जो एडिटर थे उन पर कोई केस करने की हिम्मत नहीं करता था। किसी एक ने की थी और कोर्ट ने बोला आपको माफी मांगनी पड़ेगी। वो बोले बिल्कुल माफी मांगता हूं। तो अभिषेक तिवारी की माफी इस ढंग से मांगी और छापी कि वो पैर छूने आ गया, माफ करो अगली बार कभी कोर्ट में नहीं जाऊंगा। क्योंकि उन्होंने लिखा अभिषेक तिवारी एक नंबर का लफंगा है, ऐसा हमारे पेपर में मराठा में छप कर आया था। और अभिषेक तिवारी ने ये पढ़ा कि अभिषेक तिवारी लफंगा है, लेकिन मुझे अभिषेक तिवारी को लफंगा कहना ही नहीं था। लेकिन क्या करूं, अभिषेक तिवारी ने खुद को लफंगा ऐसा पढ़ा। ऐसा कम से कम 45 बार अभिषेक तिवारी लफंगा, ये उस खुलासे में आ गया। अब बोलो, एक बार जो था वो खुलासे में 45 बार आ गया। अब सोचो आप, ये जो वंदे मातरम वगैरह की चर्चा, नेहरू की हिस्ट्री निकाली गई, मैकॉले की हिस्ट्री निकाली गई, तो नेहरू के जो पाप थे, जो आरएसएस वाले, भाजपा वाले या हम जैसे राष्ट्रवादी आपस में कोई चर्चा करते थे, उस वक्त बोलते थे, उसकी चर्चा कितनी हो गई, लाखों बार हो गई। इसी को, हाँ, इसको ही मोदी पॉलिसी बोलते हैं। अब देखो, आपको पुरानी याद दूं, 2012 का जब गुजरात का विधानसभा चुनाव था, तब मोदी जी ने सद्भावना यात्रा की थी 5 हफ्तों की, और पूरे गुजरात में घूम रहे थे। तो एक जगह जहां रात को उनका मुक्काम था, रहने वाले थे, वहां मीटिंग बनी थी, और एक मौलाना उनको टोपी देने आ गए। तो उनको मालूम था 50 कैमरे लगे, इसकी टोपी वापस दूंगा तो रिकॉर्डिंग होगी और जोर शोर से दिखाई जाएगी, लेकिन दिखाई जाएगी, ये मालूम था, इसीलिए तो वो एक्शन की थी। और पूरे लोकसभा तक उसका मानो 10 लाख बार, 10 करोड़ बार वो दिखाया गया कि देखो मोदी मुस्लिमों का कैसा इंसल्ट करता है। लेकिन उसी एक फोटो ने, उसी एक रिकॉर्डिंग ने देश भर में 10-12% हिंदुत्व की वोट बैंक बनाकर मोदी के झोली में डाल दी। तो इसको नहीं, तो बिल्कुल ये जो आज वंदे मातरम निकाला है, उसकी चर्चा क्या है, डिटेल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इस पर हमें बोलने की जरूरत नहीं। इस पर हमारे जो प्रतिस्पर्धी है, जो नेहरू समर्थक है, वो बोलेंगे कि ये आरोप किया है नेहरू पर, ये आरोप किया वो गलत है। वो 10 बार उनके मुंह से नेहरू पर हुए आरोप रिपीट करते जाएंगे। तो ये तो फ्री ऑफ बोनस मिल गया ना। तो पॉलिटिक्स कहाँ चलती है, किस ढंग से चलती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हमको दुश्मन का भी साथ लेना पड़ता है, साथ लेना पड़ता है। आपको याद होगा जो 2020 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें फाइनल ओवर में सिर्फ 4 या 5 रन चाहिए थे और मिसबाह उल बैटिंग कर रहा था। उसमें सबसे लूज बॉलर था, उसको आखिरी ओवर धोनी ने दी थी, और उसमें लास्ट बॉल पर ऐसा हुक मारा कि उसके बिल्कुल पीछे श्रीशांत को खड़ा किया था, जो आराम से कैच बन गई। क्योंकि ये ऑर्डिनरी बॉलर है, उसको तो ठोकेगा, इसीलिए तो उसको लाया था। लेकिन ये ट्रैप मिसबाह उल हक पाकिस्तान का था, उसके समझ में ही नहीं आया। तो वंदे मातरम की बात जो पार्लियामेंट में लाई गई, ये सामने वालों को समझ में ही नहीं आया ये क्या ट्रैप है। अब उसमें और भी गेम बिगाड़ेगा राहुल, इसलिए उसको पार्लियामेंट में लाया ही नहीं गया। राहुल गांधी तो था ही नहीं, नहीं, प्रियंका तो थी, और बिगाड़ देता।
और बिगाड़ देता। तो बात समझने की कोशिश करना चाहिए, बात समझने की कोशिश करना चाहिए कि क्या गलती हो गई, और गलती हुई है तो उस पर चर्चा मत करो, ये पॉलिटिक्स होती है। लेकिन ये तो मोदी जी को मालूम है, नेहरू का नाम ले लो, वंदे मातरम ले लो, जीना को लाओ, तो ये इरिटेट हो गए और जोर शोर से बोलेंगे, इतने जोर से बोलेंगे कि यहां नहीं बाहर मीडिया में चर्चा होगी, गांव गांव में चर्चा होगी। तो बदनामी किसकी होगी? मोदी की तो नहीं होगी, बदनामी नेहरू गांधी परिवार की होगी। और यही तो पॉलिटिक्स का मोदी के लिए और शाह के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था, ये समझ लो। और इसका सीधा रेफरेंस बंगाल की तरफ जाता है, जहां 4 महीने में चुनाव होने वाले, अब बंगाल में ये भुना जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। लगभग 1600 लोग लाइव देख रहे हैं, तो आप लोग भाऊ से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कृपया प्रश्न पूछना शुरू करें। मैं आप लोगों के प्रश्न लूंगा बुकमार्क करके शो के आखिरी 10 मिनट में। गुरुजी, आज जब अमित शाह जी सदन के अंदर थे तो उन्होंने एक आंकड़ा दिया है, मैं आंकड़ा पढ़ देता हूं। इमरान मसूद सहारनपुर के सांसद 8 दिसंबर 2025 को उन्होंने कहा कि वो वंदे मातरम नहीं गाएंगे। आगा सैयद का नाम उन्होंने लिया 8 दिसंबर 1925, कहा कि ये भी नहीं गाएंगे। मुशफिकुर मान बर्क लोकसभा में शपथ के समय उन्होंने बोला कि हम कभी वंदे मातरम नहीं गाएंगे। जियाउर रहमान बर्क, उन्होंने वंदे मातरम नहीं गाने का समर्थन किया। इस प्रकार से कांग्रेस की रैली 2008 वंदे मातरम का एक छंद छाप दिया गया, बताया गया राहुल गांधी के आने का इंतजार था, वेणुगोपाल ने एक ही लाइन में खत्म करवा दिया। इस प्रकार से उन्होंने 9 लोगों का लिंक के साथ ये पोस्ट कर दिया है। मैं दर्शकों को दिखा दूं ये, वरना दर्शक कहेंगे कि इसका कोई रेफरेंस नहीं है। मैं रेफरेंस दे देता हूं, ये बहुत जरूरी है। ये उन्होंने लिंक के साथ सदन में आज पटल पर दे दिया। अब ये पूरे भारत में जितने हिंदू हैं उनको ये पता चलेगा कि इस देश का मुसलमान राष्ट्रगीत से घृणा करता है। और ये पूरा बंगाल चुनाव, सिर्फ बंगाल नहीं, मैं कहता हूं असम चुनाव तक को पूरी तरह से गुरुजी बदल के रख देगा। असम चुनाव में भी इतना इस बार टफ थोड़ा सा लग रहा था। ये पूरा पोलराइजेशन करेगा, ये समझ लो। वही ये बंगाल के सीमित नहीं है, ये पोलराइजेशन करेगा। और इसमें एक बात होती है हमेशा कि आप जो करो वो अगर सामने वाले को फायदा करने वाला है तो आपको नहीं करना चाहिए। लेकिन कभी कभी एक तरीके से बाध्य किया जाता है कि आपके लिए छुटकारा नहीं है, आपको इस तरफ जाना पड़ेगा जिस तरफ मैं ले जाना चाहता हूं। और वंदे मातरम की चर्चा जो है वो बिल्कुल उसी तरीके का दाव था, पैतरा था, और ये नहीं समझ पाए। और आप अगर देखो तो मोदी जी ने शुरू की लोकसभा में, राजनाथ ने खत्म की, उसके बीच में बांसुरी वगैरह, अनुराग वगैरह सबको लाया। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये किस ढंग से काम कर दे, इसका कितना प्लान है। अब ये लाया तो उसके पहले धर्मध्वजा फहरा गई है। मैं आने ही वाला था। जो घटना है वो सब कनेक्ट करके आपको देखना पड़ेगा। और ये सब करते हुए और एक बात समझना जरूरी है कि खाली पेट राष्ट्रवाद नहीं चलता, खाली पेट फौज लड़ती भी नहीं। तो पिछले 10 साल में मोदी जी ने अगर पहला काम क्या किया है, लोगों की खाने पीने की चिंता कम कर दी है। राष्ट्रवाद हो, आइडियोलॉजी हो, ये सब भरपेट की बातें होती है। गरीब जो होता है, अगर हमने देखा ब्रिटिशों का जमाना या मुगलों का जमाना, उसके पहले मुस्लिम आक्रांतों का जमाना, तो उन्होंने आपको भूख के मारे ये किया, सताया, तकलीफ दी। इससे कन्वर्शन हुई है, शरण आते हैं लोग बहुत जल्दी। अगर पेट भरे होते तो कितने लोग कन्वर्ट होते? तो आपको चारों ओर से घेर लिया जाता है, तब ये होता है। इसलिए ये बहुत सारे पैतरे होते हैं। और वंदे मातरम मैं मानता हूं कि पार्लियामेंट में उसकी चर्चा करना ये एक पॉलिटिकल पैतरा था। राष्ट्रवाद है ही। और इसके लिए जो कोई ब्लेम करेगा, मोदी लेने के लिए तैयार बैठे,
वो भगवा वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं, गुफाओं में जाते हैं, हिमालय में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, उन पर हिंदुत्व का आरोप करने से वो डरने वाले नहीं है। तो वंदे मातरम का नाम लेकर वो पोलराइजेशन कर रहे हैं, ये आरोप से कोई मतलब ही नहीं बचता। देखो, आप जो आरोप करोगे मैं वो स्वीकार करता हूं, तो आपके पास हथियार क्या बचा है? मैं बोलूंगा स्वीकार करता हूं, चलो अब आगे चलो, क्या सजा देनी है दे दो। तो आपको आरोप करने के लिए, आर्गुमेंट बढ़ाने के लिए कोई मुद्दा बचता नहीं। तो वंदे मातरम पर चर्चा करके ये मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं पाएंगे, ना आरोप कर पाएंगे, ये मोदी जानते थे। इसीलिए ये अयोध्या धर्मध्वजा और उसके बाद ये सब लाया गया। तो उसका मतलब समझो, इसके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिक्स है, क्योंकि असम, बंगाल, तमिलनाडु और केरल, ये 4 विधानसभाएं अगले 6 महीने में होने वाली है, और उस पर उसका बड़ा इम्पैक्ट हो, ये चर्चा कम से कम 1.5-2 महीना चलेगी, 2 महीने चलेगी। उसके साथ साथ एसआईआर का मामला चल रहा है। ये सब एक साथ हो जाता है तो उसमें बहुत बड़ा पोलराइजेशन हो जाता है, और इसकी तरफ वो बाबरी मस्जिद बनाने की कोशिश चल रही है, वो और एक मामला है जो ममता के गले की हड्डी बन गया। गुरुजी, आपने वो बोल दिया तो मैं पूछ लेता हूं एक प्रश्न। क्या मोदी जी चाहते हैं कि ये जो बंगाल का चुनाव हो, ये उस मुद्दे पे हो जो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का एक मुद्दा 1946-45 के आसपास चल रहा था, और बंगाल का हिंदू ये समझे कि आपके बंगाल को बचाना है या उसको पूर्वी पाकिस्तान बनने देना है? इस मुद्दे पर क्या मोदी जी इसको लेके जाना चाह रहे हो? नहीं, वो चला गया है। जिस ढंग से धीरेन्द्र शास्त्री के वो क्या वेद पठन, क्या ऋग्वेद पठन, क्या था, गीता का पठन था, उसमें 5 लाख लोग कलकत्ता में जमा होते हैं। ममता या सीपीएम वालों की इतनी बड़ी रैली नहीं हुई है। इतने लोग एक गीता पठन के लिए इकट्ठा हुए हैं, ये छोटी बात मत समझो, बिल्कुल छोटी बात नहीं है। तो अगर इतने लोग घर से निकलकर वहां आकर पहुंचते हैं तो उसके 10-15 गुना लोग ऑलरेडी कलकत्ता और आसपास के इलाके में कन्वर्ट हो चुके हैं हिंदुत्व के लिए। और ये जो आपने सवाल पूछा है, वो पॉलिटिकल कन्वर्जन शुरू हो चुका है, और इसमें और घी डालने का काम एसआईआर कर रही है। तो मोदी जी का फील्डिंग, मोदी जी देखो, पहले क्रिकेट जैसा होता है, पहले फील्डिंग लगाई जाती है, फिर बॉलर बॉलिंग डालता है। तो अचानक आया, बॉल डाला, और फील्डर्स को पता नहीं, ऐसे नहीं होता। मोदी जी का पॉलिटिक्स जो है वो पूरा फील्डिंग लगाने के बाद होता है, और 2 बॉल डाल दिए और उसमें कुछ नहीं निकल रहा है तो वो फिर बॉलर को रोकते हैं, फिर फील्डिंग लगाते हैं, फिर तीसरा बॉल गिरे और फेंका जाए। तो और फिर प्लानिंग करते, और फिर गुरुजी फिर राहुल गांधी रन आउट होगा या नो बॉल पे फ्री हिट देगा, कुछ तो करेगा राहुल गांधी। अरे उसको बाउंड्री के अंदर तो आने दो, है कहा? कल पार्लियामेंट से तो नदारद था, गायब था वंदे मातरम के मामले। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि कोई ना कोई किसी ने बोला होगा कि राहुल तू मत जा वरना ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, मोदी जी को पूरा नो बॉल ही मिल जाएगा। नहीं, शायद माँ ने बोला होगा या बहन ने बोला होगा, अगर तू आज पार्लियामेंट में आया तो तेरा गांधी नाम विड्रॉ कर लेंगे। ये भी ठीक है। 2-4-5 प्रश्न है, आप ही से ज्यादा पूछेंगे। अभिषेक जी बीच बीच में कहाँ चले जाते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ कि इस वक्त मेरी बंगाल इलेक्शन की तैयारी चल रही है। जैसे बिहार में ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, कुछ इक्विपमेंट्स इंपॉर्टेंट लेने थे ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए, उसके लिए गए थे। आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट सेपरेटली फॉर वेस्ट बंगाल। काइंडली जो व्हाट्सएप वाला ये जो नंबर है, फोन पे गूगल पे वाला, वही व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप कीजिए। मैं भाव का प्रशंसक हूं, उनका प्रेडिक्शन काफी अच्छा होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सब गुरुजी के प्रशंसक है। और फीडबैक क्वेश्चन फॉर भाव, हाँ, व्हाई कांट इंडिया एक्ट अगेंस्ट सो कॉल्ड डीप स्टेट एजेंट्स
इन कांग्रेस पार्टी? देखो, एक बात आप समझ लो कि बहुत सारी कार्यवाहियां हो रही है, लेकिन उसका ओपनली उसको डिक्लेयर नहीं किया जाता। बातें ऐसी होती ना, काम होना चाहिए। अगर डीप स्टेट जिस ढंग से काम करती है तो उनको जड़ से उखाड़ना जरूरी होता है, और जड़ से उखाड़ा जाता है तब आपको उसकी चर्चा पहले नहीं होती, जब उखाड़ के सामने आ जाएगा तब पता होगी। आपको याद शायद होगा कि 2.5-3 महीने पहले मैंने चिकन नेक का एक रेफरेंस दिया था, उसके बाद मैं चुप हो गया क्योंकि वो काम आज चल रहा है। जी जब गुरुजी। मैंने बोला उसके बाद ही बांग्लादेशियों का एक्सोडस शुरू हो गया, तो मुझे कुछ सूचना मिली कि भाई अब इस पर बात मत करो, तुम्हारा दिमाग चलता है तो ठीक है, लेकिन देश का नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं चुप हो गया। आप एक सोचो, एक मैं आपको क्लू देता हूं, जो कोई सवाल पूछने वाले उनको और सुनने वालों को, कि इतने लोग हजारों हजारों संख्या में आज बांग्लादेशी वापस भेजे जा रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कोई तकरार नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही, इस पर चर्चा, इस पर सोचो, इस पर कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? देखो, कम से कम मैं मानता हूं कि 50-60 हजार लोग तो वापस भेजे गए हैं, लेकिन बांग्लादेश से एक निषेध का आवाज तक नहीं उठा है। तो इसका कुछ तो कारण है। अब क्या कारण है मुझे पता है, लेकिन आज नहीं बोलूंगा। नहीं नहीं, और बहुत सारी बात। और जो लोग राहुल गांधी और उनके परिवार पे कहते हैं जेल भेजने को, मेरा मानना है कि जब राहुल गांधी जैसा शत्रु हो तो फिर क्यों उसे जेल भेजना है? मैं उसे जेल बाहर रख के जब लगातार चुनाव जीत करके देश का भला कर सकता हूं, मैं क्यों भेजूं? मुझे तो मैं तो कहूंगा कि भगवान ईश्वर करे राहुल गांधी स्वस्थ रहे, बिहार के बाद हमको बंगाल जीता है, असम जीता है, और क्या पता राहुल गांधी एक बार केरल में सरकार बना जाए, उसके बाद अगली बार केरल में हमारे लिए भी रास्ते खोल दें। तो मैं तो राहुल गांधी का थैंक यू बोलता हूं गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको अंदर डालने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ वो बाहर रहे तो ये अच्छा है। बिल्कुल। ये नमस्कार देखो, अभिषेक जी। आपका जो पड़ोसी है उसके खेत में अगर पगला सांड होता है तो उसको क्यों हम पकड़े? वो वहां रहे, वो जितना नुकसान करना है करे, हमको उससे क्या मतलब है? ये भी ठीक है। नमस्कार अभिषेक जी, चरण स्पर्श भाव जी। ये जो टूल किट गैंग है, उससे हम जैसे सामान्य लोग कैसे लड़े? इंडिगो के मामले में बाहरी ताकतों का क्या हाथ है? नहीं, बाहरी ताकतों का हाथ इतना नहीं है जितना कि उसकी मैनेजमेंट की मूर्खता है। वो देखो, मैंने हमारे सुशील कुलकर्णी करके मराठी है, मैंने उसको बोला था, उसने एक अच्छा वीडियो बनाया कि इंडिगो का उद्धव ठाकरे हो गया। वो ज्यादा लालसा में कमाई के पीछे पड़कर जो उसने दुविधा खड़ी की थी, और बार बार सरकार बोल रही थी कि इससे लोगों की जान डेंजर में आ सकती है, ज्यादा वर्किंग आवर से वगैरह वगैरह, तो नहीं तो 1 नवंबर से लागू हो गया था, तो गड़बड़ हो गई। अभी उनको टाइम बढ़ा के दिया है और फरवरी तक उनको वो करना पड़ेगा जो करना है वो, क्योंकि देखो पैसेंजर की जान भी इंपॉर्टेंट होती है। आपको पैसा बिल्कुल कमाना है, इसलिए 200-400 लोग, कहीं हवाई जहाज गिरेगा और कुछ होगा तो क्या करोगे? एक जो पायलट होता है उसको बीच में नींद आ गई, 12 घंटे काम करेगा, तो उसको नींद आएगी तो क्या करेगा? मुझे मालूम है, मैं जब अमेरिका गया था तो हमारी फ्लाइट डायरेक्ट थी, लेकिन उसमें 4 पायलट थे, 2 एट ए टाइम बैठते थे, 2-4 घंटे के लिए आराम करेंगे, उसके बाद वो रिप्लेस करेंगे, जिन्होंने काम किया सो जाते। 16-18 घंटे की फ्लाइट थी, तो वो सामने देखकर भी नींद आ जाती है। हम रास्ते में चलते हुए ड्राइवर को देखते हैं कि सीधा रास्ता हो तो ड्राइवर को आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगती है। देखो, हाईवे भी टेढ़े मेढ़े इसलिए होते हैं कि ड्राइवर को बीच में नींद ना आए, बीच में जो सफेद पट्टे होते हैं उसे गड़गड़ 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 हो जाता है, तो उसकी नींद उड़ जाए इसलिए होता है। तो इसलिए एक बात है कि जो कुछ क्या बोल रहा था मैं, तो ये जो हो रहा है वो बहुत कुछ चल रहा है। अभी वो बताना मैं ठीक नहीं मानता, टूल किट के लिए जो काम चल रहा है
वो अंदर से चल रहा है बहुत सारा। अब धुरंधर पिक्चर आज ही आने का मतलब समझो ना, मुझे क्यों समझाना चाहते हो? धुरंधर पिक्चर धड़ल्ले से चल रही है, उसकी स्टोरी क्या है वो देखो। बिल्कुल। और उस पर पाकिस्तान में बड़ी चर्चा चल रही है। इसका मतलब जो कुछ हो रहा है वो टूल किट वगैरह वगैरह चल रहा है, उसमें कोई बात नहीं है। ठीक है। इम्पीचमेंट वाला हथियार बीजेपी क्यों नहीं यूज करती? किसके मतलब कोर्ट का? देखिए ये सब बहुत अलग टेक्निकल सब्जेक्ट है और लोगों को हर बार लगता है मोदी ये क्यों नहीं करता, मोदी वो क्यों नहीं करता। मेरा मानना है कि मोदी जी के पास एक अपनी टीम है, टाइमिंग है, और मैं मान दो ही जीवन में, अब चूंकि गुरु जी का अपना इस पर दृष्टिकोण होगा, मैंने जीवन में जितना कुछ देखा, मैं दो ही लोग के टाइमिंग का फैन हूं। एक सचिन तेंदुलकर की टाइमिंग का फैन हूं और दूसरा मोदी जी के टाइमिंग का फैन हूं। मोदी जी को ठीक पता है कि कब राम मंदिर का, कब 370 का, कब किसका किला उखाड़ना है। कितने लोगों ने गाली दी बताओ, महबूबा मुफ्ती के साथ मोदी ने अलायंस की, थू मोदी ये है, मोदी वो है। लेकिन मोदी जी को पता था कि कब राष्ट्रपति शासन के लिए जाना है, कब इसके साथ अलायंस करके मजबूरी में सरकार बनानी है, उसकी विधि व्यवस्था देखनी है, कश्मीर को समझना है, क्योंकि जीवन भर तो सत्ता से बाहर थे ये लोग। तो अभी देखो ममता दीदी का, देखो ममता दीदी को, दीदी तेरा तेवर पुराना, अब ढूंढ रही है बहाना। अब उसका तेवर पुराना हो गया है और बोल रहे कि अमित शाह के जाल में नहीं फंसूंगी, बैकफुट पर चली गई ममता। गुरुजी लेकिन ये कर नहीं होता, ये कोर्ट में जाकर नहीं होता। देखो जिस ढंग से सीएए और एनआरसी के खिलाफ आंदोलन चलाए गए, वो तो एसआईआर उसका बाप लेकर आ गया। बिल्कुल। अगर सीएए और एनआरसी पर इतना अड़ंगा नहीं लगाया जाता तो शायद ही एसआईआर होता, समझे आप? अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, वो पूरा होने दो, उसके बाद डिटेल बोलेंगे। एसआईआर किसका बाप है वो उन्हें बता दी। नहीं गुरुजी, मेरा क्वेश्चन कुछ और है। ममता बनर्जी और उसके टीएमसी समर्थक कर रहे थे, अगर बीएलओ एक बार बंगाल के अंदर घुस गया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा, हम एवरेस्ट उठा लेंगे, हम हिमालय तोड़ फोड़ देंगे, ये बंगाल में कर देंगे। वो कुछ रहा नहीं है गुरुजी। वो नहीं रहेगा, ये तो मैं 4 महीने से बोल रहा हूं। वो तो आपने बोला है तो एसआईआर को अपोज करके दिखाए, दंगा करके दिखाए। जिस दिन दंगा करेगी उस दिन पेपर्स रेडी है, 356 शुरू हो जाएगा और राष्ट्रपति शासन लगेगा। इसीलिए तो ममता बोल रही है कि ये जाल लगाए बैठा है 356 का, मैं उसमें नहीं फंसूंगी। इसका मतलब एसआईआर होने दूंगी, ना दंगा होगा, ना बीएलओ को कुछ होगा, क्योंकि बात साफ है, बात साफ है। आपके कर्मचारी हो गए, लेकिन जब तक ये एसआईआर चल रहा है उस वक्त तक वो चुनाव आयोग के कर्मचारी है, उसको हाथ लगेगा तो चुनाव आयोग एक्ट करेगा, और चुनाव आयोग ने ऑर्डर दी तो गृह मंत्री को राष्ट्रपति शासन लाना पड़ेगा, समझे? और ममता जानती है, और इसलिए उसने कहा कि मैं अमित शाह के जाल में फंसने वाली नहीं हूं। इसका मतलब बैकफुट पर जाना होता है। एसआईआर में जो इनलीगल इमिग्रेंट्स का वोट रह जाएगा तो क्या वो इंडियन सिटीजन हो जाएगा? क्योंकि नेक्स्ट एसआईआर का ग्राउंड 2025 होगा। आप टेंशन मत लीजिए, सारे आंकड़े चुनाव आयोग के पास हैं, मैं कह रहा हूं। और बहुत सारी बातें एसआईआर पर मैं जानबूझकर के, मेरे पास भी आंकड़े हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, वो थोड़ा फाइनल वेट कर लीजिए फिगर का। कोई यहाँ पे नहीं रह जाएंगे। अभिषेक जो रह जाएंगे, ये सवाल जिनका है ना, उनको बोलो कि बंगाल भूलो और बिहार का जरा स्टडी करो। बिहार में रह गए, उन्होंने क्या किया? तो रह जाने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो हाँ, बिल्कुल 100 लोग या 1000 लोग हैं, उसमें से 5, 6, 10 बचते हैं, तो उसके लिए रोना धोना करने की जरूरत नहीं है, वो इफेक्टिव नहीं रहते। 1000 है, उसमें से 40-50 बच गए तो उससे चुनाव कर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बिहार ने दिखा दिया है, वो जरा समझने की कोशिश करो। सवाल पूछना ही अकल की बात नहीं होती, सवाल का जवाब खुद को ढूंढना आना चाहिए,
तब आपको राजनीति समझेगी। डिफेंस वर्स कह रहे हैं, क्या फडणवीस मराठा के नेता बनेंगे? मैं भी मराठा हूं, पर मेरे परिवार वाले उनसे बहुत चिढ़ते हैं ब्राह्मण होने के कारण, किंतु मैं उनका समर्थन करता हूं हिंदुत्व के लिए। डिफेंस वर्स जी का बहुत अलग तरह का प्रश्न है, क्योंकि आज तक महाराष्ट्र में जात पात टूट रही है, बिहार में भी टूटी ना, हमने देखा। मुस्लिम वोट टूटे, यादव वोट टूटे हैं, पूरे देश में ये जाति पाति का जो झगड़ा था, कास्ट झगड़ा था, वो खत्म हो रहा है। तो ये जाति का है, वो देखो, किसी भी जाति का कोई भी नेता जात का है इसलिए भला नहीं करेगा। लालू यादव होने से क्या वहां के यादव कुछ गुंडे हो गए, लेकिन यादवों की जिंदगी में कोई फर्क लालू के कारण नहीं हुआ, ये समझना जरूरी है। नीतीश यादव नहीं है, लेकिन बहुत सारे यादव को फैमिली होगी, परिवार हो गए, उनका कल्याण नीतीश के कारण हुआ है। तो ब्राह्मण के नेता हो, मराठों के नेता हो, ओबीसी के हो, ये सब फालतू की चीज है, उस पर ध्यान मत देना। जो काम अच्छा करने वाला है, मोदी जी जिस समाज के, जिस जाति के, उसका तो 1% भी पूरे देश में नहीं है, लेकिन वो तो देश के सबसे बड़े नेता है, पूरे भारतीयों के नेता है। तो ये सोच बढ़ने लगी है, और ये अच्छी है किसी भी देश के लिए, किसी भी समाज के लिए। कुछ लोगों को समझ में देर से आता है, कुछ लोगों को जल्दी आता है। तुम्हारे अगर समझ में आया है कि हिंदुत्व के लिए इनको सपोर्ट करना है, बाकी तुम्हारे घर वाले वो आहिस्ते आहिस्ते समझ जाए कि उसमें कौन सी बड़ी बात है। बिल्कुल वही बात है कि अब भी अगर हिंदुओं ने जाति नहीं छोड़ी तो कब छोड़ेंगे। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र से ही आया था ये प्रश्न, और थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि एक नया जनरेशन हिंदुत्व की राह पकड़ रहा है, और पुराने जनरेशन के द्वारा जो कुछ भी फैलाया गया उसको तोड़ना, ये अच्छी बात है। गुरुजी, आप शो में आए उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुजी प्रणाम। और एक निवेदन है, सर का हिंदी चैनल तो, मराठी चैनल तो आप लोग देखते हैं, हिंदी चैनल पर रोज वीडियो अब आने लगा है, तो प्रतिवाद को और प्रतिपक्ष दोनों को प्यार मोहब्बत आप देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक तिवारी शो को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। और धीरेन्द्र पुंडीर सर को कीजिए, और बाकी तो हमारी टीम, ओमकार सर, जेडी, सब अच्छा कर ही रहे हैं। तो ठीक है, आज के संस्करण में इतना ही। गुरुजी प्रणाम, चरण स्पर्श।